हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है अपना टारगेट डे 19 और मैं आप सब लोगों को बता देता हूं कि आपको मैंने पहले बार ही जब मैंने कट ऑफ बनाई थी एनटीपीसी की, उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझाई थी कि जिन लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो कृपया करके उसके भरोसे ना बैठें, अपना एक बैकअप प्लान लेके चलें। आप आज भी किसी से छुपी हुई बातें नहीं है, आपसे मैं आज भी कह रहा हूं, आप जाके कट ऑफ की वीडियो देख लो। बस इतना डालना एनटीपीसी कट ऑफ बाय बीआईपी गुरुजी, आपको एक कट ऑफ की वीडियो मिलेगी। उसमें मैंने कट ऑफ से ज़्यादा इस बात पे फोकस किया था कि आपको अपना एक बैकअप प्लान लेके चलना है। और जिन बच्चों को वो बातें समझ आ गई थी उन बच्चों ने अपना एक बैकअप प्लान रखा। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उस टाइम से अब तक हम 2 बार सिलेबस कंप्लीट कराने की ओर हैं। ये जो अब दोबारा से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जिसका 19 डेज चल रहा है, मतलब 19वां दिन है, इसमें भी आप लोगों का मैक्सिमम सिलेबस कवर होने को है। आप खुद देख सकते हैं, मैंने 9th 10th की फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर बात करें केमिस्ट्री की तो 9th की केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है जो अब लगभग निपटने की ओर है। अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स निपटा लेंगे। इसके जो न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन है, बच्चे कह रहे हैं कि भैया न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, मैं आप लोगों को बता दूं, अब मैं सोच रहा हूं कि हर चैप्टर के, फिजिक्स में देखो 8 चैप्टर हैं लगभग 9th के और 10th के, और 15-15, 20-20 मिनट में इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो निपटाए जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक समझा के हर चैप्टर का, और उसके बाद मैं आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स निपटाने की कोशिश करूंगा। जितने भी एनसीईआरटी से प्रीवियस ईयर आया हुआ है वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैं अब कराने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि किस तरह से और किस स्पीड में हमारा सिलेबस जा रहा है। और जो बच्चे हमारे टारगेट्स कंप्लीट करते हैं उन सारे बच्चों को पता है कि पूरा दिन उनके पास टाइम नहीं होता है इधर उधर कुछ भागने का, कुछ करने का। मतलब पूरा दिन उनके पास बस एक ही चीज है कि भैया टारगेट कंप्लीट करने हैं किसी भी तरीके से। और जिस बच्चे ने वो टारगेट्स कंप्लीट किए हैं उस बच्चे को रिजल्ट मिलना बिल्कुल, ये मतलब उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। टेस्ट लगाना कंपलसरी होता है, टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है, और इसी बेस पे हम अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखते हैं। ना सिर्फ टेस्ट सीरीज वगैरह, भाई मैं तो ये कहता हूं कि आप एक टेस्ट नहीं, आप किसी का भी अगर टेस्ट लगा के देखते हो तो आप में दिखेगा कि हाँ भाई मुझ में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप किसी का भी टेस्ट लगा के देखिए, आपको उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा। और किसी का छोड़ो यार, आप तो प्रीवियस ईयर लगाइए, अगर आपके मार्क्स प्रीवियस ईयर में बढ़ना शुरू हो जाते हैं इसका मतलब यह है कि भाई आप में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। भाई करंट जीके को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रीवियस में सारी की सारी चीजें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और सारी चीजें काम की हैं। इसलिए टेस्ट वगैरह जरूर से जरूर लगाओ। इस टाइम पे मैंने शायद आपको बताया नहीं है, इस टाइम पे कोई ऑफर भी है टेक्स्ट बुक वगैरह का, तो आप देख सकते हैं उस ऑफर को। शायद 18 मंथ्स के लिए पास मिल रहा है। तो जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है ले लो, अभी टाइम है। उसके बाद फिर आपके पास टाइम नहीं होगा टेस्ट सीरीज वगैरह लगाने का, और ये टाइम है बहुत अच्छा जिससे आप अपने आप का एनालिसिस कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमें तो मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि किस तरह से हमारे मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो गया। वो इंप्रूवमेंट हमारी वजह से नहीं, वो आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने उनका एनालिसिस किया है। पहले आप सिर्फ टेस्ट लगाते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हो, टेस्ट के साथ एनालिसिस भी कर रहे हो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसे आप पहले भूल जाते थे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या कर रहे हो, पहले आप सिर्फ पढ़ते थे, अब आप रिवीजन कर रहे हो। तो ये जो 2-3 चीजें हैं कि रिवीजन करना है, टेस्ट में 2-3 राउंड मारने हैं, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना है, ये आपको ऊपर तक लेके जा रहे हैं। इसमें हमारा कुछ भी, मतलब मैं कह रहा हूं मेरा तो कुछ नहीं है, सब कुछ करने वाले आप हो। और दूसरी चीज है कि आपको पूरे दिन बिजी रखा जा रहा है, आपको इधर उधर भटकने का, नेटफ्लिक्स पे घूमने का टाइम नहीं दे रहे हैं हम, ठीक है। और टाइम मिलेगा ही नहीं। अगर कोई बच्चा सीरियस है तो इतने सारे टारगेट्स होते हैं, उसे पूरे दिन इन्हें करने में ही टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के टारगेट्स के बारे में क्या है। फिलहाल तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया है। सबको पता होगा कि भाई रेलवे की तरफ से नोटिस आ गया है कि अब वो क्या करने वाले हैं, दोबारा से एग्जाम, मतलब दोबारा से कट ऑफ वगैरह नहीं निकालेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। देखो एक बात मैं बताऊं कि कट ऑफ निकालेंगे नहीं निकालेंगे ये एक अलग मुद्दा है। रिजल्ट तो एक तरह से गलती है, ठीक है, कट ऑफ तो निकल सकती है, लेकिन मैं आप लोगों से फिर भी कहूंगा कि भाई अगर ये ग्रुप डी वाला चांस गया ना, एक बार ये आपके हाथ से निकल गया ना, तो फिर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। आप खुद मान लो क्या बचा है। यूपी में सारे एग्जाम्स आपको पता है पोस्टपोन होते जा रहे हैं। जैसे चुनाव होगा उसके बाद उन एग्जाम्स का क्या होना है किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम बचता है, ग्रुप डी, जिसे आप दिल लगा के अगर तैयारी करते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से 1 महीने के अंदर भी उस एग्जाम को निकाल सकते हैं। इतना बड़ा एग्जाम नहीं है। कुछ लड़के मुझसे कहते हैं कि 1 महीने में एग्जाम नहीं निकाला जा सकता।
अरे भैया बेवकूफ थोड़ी हो, पहले से भी कुछ पढ़े हुए होगे। जो बच्चा 12th करके आता है उससे इतनी एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं कि वो एक हफ्ते के अंदर अपनी जो एनसीईआरटी है 10th की और 9th की बड़ी आसानी से क्लियर कर सकता है। हम कर सकते हैं यार, एक हफ्ता तो बहुत बड़ी बात है, हम 3 दिन पढ़ने बैठ जाएं उस चीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनके लिए 1 महीना बहुत ज्यादा होता है और बड़ी आसानी से 1 महीने में एग्जाम क्लियर कर लेंगे। यहाँ डीआरडीओ का एग्जाम जो होता है, अगर हमारी पहले से तैयारी चल रही है, हमने 1 महीने में वो एग्जाम क्लियर कर लिया। कैसी बातें कर रहे हो यार कि नहीं हो पाता है। देखो करने वाला कुछ भी कर लेगा और रोने वाले रोते रहेंगे। 1 महीना मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, और 24 में से अगर 8 घंटे सोने के निकाल दो, 30 मल्टीप्लाई बाय 16 आप मल्टीप्लाई करने 16 48 480 घंटे, 480 घंटे छोड़ो 400 घंटे। अगर 400 घंटे किसी चीज को देते हो तो बेवकूफ समझ रखा है क्या? किसी भी चीज को 400 घंटे देके तो देखो, बड़ी ही आसानी से आप सिलेबस कवर कर सकते हो। और आप क्या समझ रहे हो कि आपका एग्जाम डे 1 में हो जाएगा? भाई साहब 1 महीना तो एग्जाम ही चलेगा लगभग। अब जब एग्जाम 1 महीना चलेगा तो आपके पास हो सकता है क्या पता आपको 2 महीने मिल जाए, ये 400 की जगह 800 घंटे मिल जाए। तो आप अभी से हार मान क्यों रहे हो? आप तो पढ़ना स्टार्ट करो यार, बहुत टाइम है और बड़ी आसानी से सिलेक्शन ले लोगे। चलिए देखते हैं जल्दी। स्टैटिक जीके की मैं बात करूं तो लेटेस्ट एब्रीविएशंस आप लोगों को करनी है। जैसे मैंने एब्रीविएशन आपको बताई थी, जीएसटी हो, नाटो हो, ठीक है, या अपना वीवीपैट हो, ईवीएम हो, ये वाली जो फुल फॉर्म है जो हमें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। देख लो, कुछ लोग कहते हैं कि दिखता नहीं है बोर्ड पे, एक बार देख सकते हो आप, ये सब है क्योंकि मैं जब सामने आ जाता हूं तो कैमरा मुझ पे फोकस कर लेता है, ठीक है, और जब मैं इधर देखता हूं तब इस पे बोर्ड पे फोकस होता है। तो लेटेस्ट एब्रीविएशन करनी है, वर्ल्ड कप 2019। अब आपको पता होना चाहिए भाई 2019 की चीज़ क्यों पढ़नी है। वर्ल्ड कप देखो बहुत बड़ा इवेंट होता है, अब ये 23 में होगा, इसलिए आपको वर्ल्ड कप 2019 वाला ही पढ़ना है। लेकिन उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं सिर्फ वही पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि लेकिन अगर पेपर आपका 2019 या 20 में होता तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती। लेकिन अब 1-1.5 साल निपट गया है, आगे आ गए हैं, इसलिए वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सिर्फ इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी है, जो मैं बता दूंगा, मार्क करके दे दूंगा, आप उसको करेंगे। 13वां और 14वां आईपीएल, 13वें आईपीएल से सिर्फ आपको विनर वगैरह पता होने चाहिए, रनर अप कौन रहा था ये पता होना चाहिए। इसके अलावा 14वां आईपीएल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसे आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। ये मैं आपको बता दूंगा कहां से कवर करना है और इसका कंटेंट भी दे दिया जाएगा, इस चीज को कवर करेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं 12th वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019, 12वां वर्ल्ड कप, अरे ये तो लिख ही दिया है मैंने, ठीक है, तो ये वाला वर्ल्ड कप आप लोगों को करना ही है। इसके अलावा टेनिस ग्रैंड स्लैम्स, अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे अवार्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं, इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, जो हमारे सारे खेल हैं, चाहे वो टेनिस है, बैडमिंटन है, इनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रॉफीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, ट्रॉफी से मतलब ऐसा नहीं है कि कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, मतलब जितने भी इसमें इवेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आप लोगों को, जैसे कि रणजी ट्रॉफी होती है क्रिकेट में, और भी बहुत सारी ट्रॉफीज होती हैं, तो वो सारे के सारे किसने जीते हैं, क्या हुआ है, तो वो सारी की सारी चीजें हम करेंगे इसमें। अब हमने स्टार्ट कर दिया, तो टेनिस ग्रैंड स्लैम्स आप लोगों को करने हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, टेनिस ग्रैंड स्लैम हर साल 4 होते हैं, ठीक है। अब अगर 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो सिर्फ 2 होते हैं, एक तो मैन सिंगल में किसने जीता है और वुमेन सिंगल्स में किसने जीता है। अब अगर आपको जो कंटेंट दिया जाएगा ना, आप कंटेंट में देखना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या याद करना है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपके लिए सिर्फ मैन सिंगल्स में जो जीतेगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वुमेन सिंगल्स में जो जीतेगी वो, मतलब हर टेनिस ग्रैंड स्लैम से 2 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जबकि उसमें 10 नाम दिए होंगे, लेकिन हर टेनिस ग्रैंड स्लैम से आपके लिए 2 नाम इंपॉर्टेंट होंगे। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। इस तरह से आपके 1 साल के 8 नाम होते हैं और रेलवे 2 साल के पूछता है, इस तरह से आपके पास 16 नाम हो जाते हैं। तो आपको यही बहुत बड़ी बात हो जाती है याद करना, तो इतना फालतू चीजें याद करने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इन चीजों पे ध्यान देना है और ये जरूर से जरूर करना है। इसकी ट्रिक भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है, हो सकता है आज या कल में ही। ऑल इंपॉर्टेंट अवार्ड्स क्रिकेट में जितने भी अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। इसके अलावा चेस इसलिए किया है क्योंकि इसमें 2 से 3 ही अवार्ड हैं और यहाँ पे 4-5 हैं, तो इन सब चीज़ों को आप करोगे तो आपका क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन फंसने की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ से बन जाती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्रिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है गेम्स में, अगर बात करें तो क्रिकेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा अक्टूबर-नवंबर इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था, देखूं एमबी जा रही है क्या, सॉरी, ठीक है, अक्टूबर-नवंबर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। जो आपको पता है, आप इससे पहले की सारी डेट्स याद कर चुके हैं, तो अब जो बच रही हैं वो अक्टूबर-नवंबर की हैं, तो इन चीज़ों को हम लोग याद करेंगे। मार्क करके मैं दे देता हूं कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है।
चलिए बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में बायो का एक लेक्चर सजेस्ट करने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि बायो हमारी पैरेलल में चल रही है और बायो भी निपटने को है, टेंशन मत लेना, बायो में ज्यादा नहीं करना है, जितना आपको कराया जा रहा है सिर्फ आप उतना करते चलिए, आपके लिए इनफ है बायो लेक्चर। और आपको पता है जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं 19 दिन के अंदर कितना सिलेबस हमने कवर करा दिया है, ये नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना कि क्या आपको लगता है कि बहुत सारा सिलेबस आपका कवर हो चुका है या नहीं हो चुका है, ठीक है। क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। अब देखो ये जो है क्लास 10th की एनसीईआरटी, ये देख लीजिए, इसमें मैं आपको बता दूं जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें इंपॉर्टेंट क्या चीजें होती हैं। देखो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि सिर्फ ये वाले चैप्टर्स बचे हैं, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, फिजिक्स वाले, ठीक है। तो अब अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो हमारा जैसे ही स्टार्ट होता है ये, तो इसमें सबसे पहले आती है रासायनिक समीकरण क्या होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको पता हो जाना चाहिए, आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे बड़े आसानी से ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, देखो आपको एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित करनी आनी चाहिए, बैलेंस करनी आनी चाहिए इक्वेशन, क्योंकि बैलेंस करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली रिएक्शन, ये देख रहे हैं, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये CaO वाली जो रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्क करते चलना, उसमें अपनी बुक में जो है मार्क कर लेना। और इसके अलावा बाद में जो सूर्य से ग्लूकोज वाली चीज है, ये वाली चीज बहुत ज्यादा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशेषी अभिक्रिया में दे रखा है ये, ठीक है। अगर इस चीज को कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी इस चैप्टर में अगर बात करूं तो इतनी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक तो समीकरण संतुलित करनी आनी चाहिए, और जो रिएक्शन आप लोगों को बताई वो वाली रिएक्शन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ऑक्सीकरण और अपचयन, कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक को क्लियर कर लेना। अगर आपसे नहीं होता है मुझे बताना, मैं इसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन ये टॉपिक आपका 100% कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो बस इसमें इतनी ही चीजें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पूरा टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन आए तो वहां से क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। हाँ, तो चलिए आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने एनसीईआरटी चैप्टर 1। अब बात करते हैं कि हाँ भाई हमारा साइंस में अगला टारगेट क्या है। तो मिश्र धातु एवं उनके घटक की बात करें, किस चीज की, मिश्र धातु एवं उनके घटक। आपको पता ही होगा जिस तरह से पीतल है मिश्र धातु है, ठीक है, जर्मन सिल्वर है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी धातुएं होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग चलना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारी याद करनी है, आपके लिए सिर्फ 5 से 10 ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, मार्क करके दूंगा, सिर्फ आप उस चीज़ को याद कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा। तो प्लीज़ उन चीज़ों को जरूर से जरूर याद करना है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये वाली जो मिश्र धातु है, परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस पीतल की परसेंटेज याद रख लेना। इसके अलावा 1-2 और हैं जिनकी परसेंटेज याद रखनी है, अदरवाइज बाकी की परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कांच के प्रकार, जैसे आपको पता है फ्लिंट कांच का यूज कहाँ पे होता है, पायरेक्स कांच का यूज कहाँ पे होता है, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ग्रुप डी में, तो जरूर से जरूर ये हमें करने हैं, तो इसे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में पार्टनरशिप का जो भी क्वेश्चन आप करेंगे पार्टनरशिप में, सबसे पहले बस एक ही चीज का ध्यान रखना है आपको। आप कोई भी चैप्टर करें पार्टनरशिप, मतलब कोई भी क्वेश्चन करें, उसमें ये ध्यान रखें कि जो टाइम की चीज है, जैसे मान लो कई बार क्या करते हैं बच्चे, गलती ये करते हैं, जैसे उसने कहा कि रोहन ने 6 महीने के लिए काम किया, और इसी के साथ उसने काम किया कितने महीने के लिए, मान लो सोहन ने काम किया 1.5 साल के लिए, तो वो 1.5 साल ऐसे लगा देते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया इनकी यूनिट जो है सेम होनी चाहिए, मतलब महीना है तो महीना, साल है तो साल, तभी आप क्वेश्चन करना, और बड़ी ही आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतने टाइम के लिए लगाता है पैसा, कोई इतने टाइम के लिए लगाता है, और बस आपसे रेशियो पूछा जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो बस ये वाला क्वेश्चन अगर नहीं होंगे तो बताना, ये वाले क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं, और यहाँ से 1-8 नंबर का क्वेश्चन बड़ी आसानी से देखने को आपको मिल जाएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के चैप्टर हुए हैं हमारे, मतलब वो हमें प्रीवियस ईयर उसके क्वेश्चंस इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा देंगे, आज टेंशन मत लेना, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए है, और कल ट्रेन्स वाले क्वेश्चन भी नहीं मिले हैं, तो वो वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। घबराओ नहीं, क्योंकि आपके पास भी काफ़ी ज़्यादा टारगेट्स हो रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर इन चीज़ों को करते चलिएगा। और अब मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी दूंगा, कल परसों में आपको एक वीडियो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ये जो टेस्ट सीरीज़ का महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। बच्चे बस यही समझते हैं कि भाई टेस्ट हम ले लेंगे तो इसको बेनिफिट होगा या उसको बेनिफिट हो, बेनिफिट की बात ही मत करो। मैं कह रहा हूँ आप किसी का कोड ही मत लगाओ साला, ठीक है, आप लेकिन टेस्ट जरूर लगाओ यार, क्योंकि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, और आप जब सिलेक्शन के लिए साथ आओगे
तब बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। ये आपके 200-250 रुपये बहुत छोटी सी चीज़ होगी, लेकिन जब आप ये कहोगे ना कि भैया मेरा पढ़ के, आपसे पढ़ता था मैंने, भले ही टेस्ट सीरीज किसी से भी ली, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया, तो आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हो गया। और हम पहले से देखो आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं, और गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सबको पता है। क्योंकि अब आप पता ही है कि जिन लोगों को लग रहा था स्टार्टिंग में कि भैया एनटीपीसी निकल जाएगा, और आज एनटीपीसी नहीं निकला है, वो कहाँ के रह गया बताओ। उन्होंने ग्रुप डी को तो छोड़ लिया कि छोटी जॉब है, और आज अगर रिजल्ट की कट ऑफ दोबारा नहीं आई ना, तो उनकी हालत ये हो रखी है, ना इधर के ना उधर के। जबकि आपको मैंने बताया था कि आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे तैयारी करिए कि अगर वो वाला एग्जाम भी क्लियर हो गया तो हम 1 महीना उस पर जुट जाएंगे ढंग से। मतलब मैंने आपसे क्या कहा था कि कॉमन चीजों को पहले तैयार करते चलिएगा। किसी भी एग्जाम को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है, क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले कॉमन जितने भी सब्जेक्ट हैं उन्हें अच्छे से तैयार करते चलिएगा। जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, तो इन सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए बोला था। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है ना, तब भी आपको इस टाइम पे कोई सिलेक्शन से रोकेगा नहीं, क्योंकि आपने कॉमन सब्जेक्ट पहले से तैयार किए हुए हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो चली रही हैं। टेस्ट जरूर लगाते रहना, आपको इंप्रूवमेंट उसमें दिखना शुरू हो जाएगा। इस टाइम पे ऑफर भी है, अगर किसी बच्चे के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है तो वो ले सकता है 18 महीने के लिए। चलिए यहाँ पे बात करते हैं रीजनिंग की। रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी में तो सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहे थे, लेकिन देखो आपका जो पेपर है वो है 10th लेवल का, मतलब लेवल 1 की पोस्ट है। तो आप ये एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपकी सीटिंग अरेंजमेंट इतनी बड़ी आ जाएगी। आपके पास अगर सीटिंग अरेंजमेंट आता है तो सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही हैं कि भाई ऊपर से इतने स्थान है तो नीचे से इतने है, तो कौन से नंबर पे होगा वो। इस तरह के क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन वो इस तरह की रैंकिंग होगी, मतलब या तो वो ऐसे लगाएगा या वो ऐसे बिठाएगा, मतलब एक पंक्ति में होगा वर्टिकली हॉरिजॉन्टल, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे छोटे से। या क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि भैया यहाँ से इतने नंबर पे है, यहाँ से इतने नंबर पे है, आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब अपनी पोजीशन। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत रेयर केस में आपके पास क्वेश्चन मिलेगा, और 6 से ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि आपका लेवल 1 का एग्जाम है। तो इस क्वेश्चन को इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस लगा रहे हो एनटीपीसी के। ये आपके लिए सिर्फ सिंपल लेवल के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, आप देख लेना, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि जो ये वाले क्वेश्चन आते हैं रो पंक्ति, मतलब पंक्ति में, कॉलम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए आएंगे। ये वाले क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे। आप अपने प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना आपको कितने क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ से एक आध क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से मिलेगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा और बैकअप जरूर रखिएगा। छोटा भाई होने के नाते या बड़ा भाई होने के नाते जो भी समझते हो, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि भैया बैकअप प्लान जरूर से जरूर होना चाहिए। प्रोटेस्ट करो, जो करना है करो, लेकिन अपने पास बैकअप प्लान जरूर रखो, क्योंकि अगर ये नौकरी हाथ से गई तो फिर नौकरी का पता भी नहीं है कि कब आएगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं है, ठीक है। चलिए टेक केयर।